नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि प्यारे दोस्तों, हम कर रहे हैं रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 के लिए संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य। इसी प्रकार हम शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे संपूर्ण विज्ञान, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। तो देखिए प्यारे दोस्तों, संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य है तो जिसमें हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, शिक्षण अधिगम के नवाचार, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आरटी 2009 और राजस्थान नियमावली 2011 और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किस प्रकार लिया जाता है। ये 7 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। वो कौन सा है? विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। आज हमारा नंबर 2 टॉपिक रहने वाला है शिक्षण अधिगम के नवाचार। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नया शिक्षण अधिगम के नवाचार। जिस प्रकार आपको ये नोट्स मिल रहे हैं उसी प्रकार संपूर्ण विज्ञान के इसी नोट्स की तरह आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी इसी चैनल पर। तो देखिए शिक्षण अधिगम नवाचार। तो पहला नवाचार क्या है? शिक्षण में यानी विद्यालय शिक्षा है ना, यानी शिक्षण में कोई भी नवाचार या कोई भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम नवाचार। तो देखिए नंबर 1 SIQE। नंबर 1 कौन सा है? SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल। गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, सभी बालक पढ़ सकते हैं। यानी ध्येय वाक्य क्या है? सभी जो शिक्षक है ना वो तो पढ़ा सकते हैं और सभी बालक पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? ये प्रारंभ कब होता है? ये प्रारंभ होता है 1 मई 2015 को। कब होता है? 1 मई 2015 को SIQE प्रारंभ होता है। इसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, SIQE एक समन्वित कार्यक्रम है। क्या एक समन्वित कार्यक्रम है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र के आधार पर गतिविधि आधारित, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बालक की जो गतिविधि होती है ना उसका है ना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। गतिविधि पर आधारित सतत व व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। किसमें? SIQE में। SIQE में अगर आपने पहले सिलेबस कर रखा है तो इसे 2 गुना या 1.5 गुना की स्पीड में देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं पहले CCP। ये क्या है? चाइल्ड सेंटर पेडालॉजी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडालॉजी, CCP। इसमें देखिए इसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो है ABL और एक है CCE। इसमें 2 कार्यक्रम है CCP में, ABL और CCE यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक क्या है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव एजुकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले CCP। देखिए CCP क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडालॉजी। ये क्या है? देखिए प्यारे दोस्तों, ये है इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र में बालक की रुचि, गति, स्तर एवं उसकी सक्रिय सहभागिता को महत्व दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है? CCP में बालक की रुचि को महत्व दिया जाता है, बालक के स्तर को महत्व दिया जाता है और उसकी सक्रिय सहभागिता को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक की मुख्य भूमिका होती है, यानी इसमें बालक मुख्य होता है न कि शिक्षक। और शिक्षक क्या होता है? इसमें सहयोगी के रूप में भूमिका निभाता है। इसमें शिक्षक क्या होता है? सहयोगी के रूप में भूमिका निभाता है। और बालक क्या होता है? मुख्य होता है। बालक ही सब कुछ होता है। इसमें बालक जो करता है वही करता है, इसमें शिक्षक केवल सहयोगी होता है। इसके बाद देखिए ABL क्या है? आप स्कूल में जाकर आपने माइक्रो टीचिंग की होगी तो आपको पता है कि ABL क्या है?
आपकी टिप्पी लगी होगी तो आपको पता है ABL क्या है। तो इस शिक्षण तकनीक में गतिविधि करके सीखने पर बल दिया जाता है, यानी करके सीखने पर अगर बालक कुछ अपने आप करेगा ना, उसे इसमें बल दिया जाता है, यानी करके सीखने पर बल दिया जाता है। गतिविधि द्वारा बालक सीखना रुचिकर आनंदमय प्रभाव स्थायी होता है। तो ABL कक्ष किस प्रकार होगा प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ABL कक्ष SIQE कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 व 2 के कक्षा कक्ष को ABL कक्ष के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सी कक्षा को? कक्षा 1 व 2 को। आपने कक्षा 1 या 2 में क्लास लगाई होगी टिप्पी के दौरान, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा उसमें, इस कक्ष में मुख्य श्याम पट की जो जहां पर मुख्य श्याम पट होता है ना, उसके बाईं तरफ तो है ना दीवार पर इंग्लिश होती है लिखी हुई, ABCDEF ऐसे बाईं दीवार पर होती है। कौन सी दीवार पर? बाईं दीवार पर। और दाईं दीवार होती है ना, उस पर हिंदी होती है लिखी हुई, हिंदी, जैसे ए अनार क खगेड़ा, ये लिखी हुई होती है। कौन सी दीवार पर? दाईं दीवार पर। और सामने जो होता है ना, ब्लैक बोर्ड के एकदम सामने, वहां पर क्या होती है? गणित। क्या लिखी हुई होती है प्यारे दोस्तों? गणित, यानी मैथ लिखी हुई होती है, जैसे जोड़ घटा गिनती 1 2 3 4 ऐसे लिखी हुई होती है सामने वाली दीवार पर। ABL कक्ष क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। कक्षा 1 व 2 के लिए ABL कक्ष SIQ के द्वारा कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया, जिसमें श्याम पट के बाईं ओर इंग्लिश, दाईं ओर हिंदी और सामने की दीवार पर मैथ होगी। यानी दाईं देखिए यहाँ पर कैसे याद रखते हैं, एक दाईं D आ रहा है यहाँ पर D, और D किस में आ रहा है? हिंदी में। किस में आ रहा है? हिंदी में। तो दाईं हिंदी, दाईं हिंदी, बाएं इंग्लिश और सामने की दीवार पर मैथ, सामने की दीवार पर मैथ। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे दोस्तों ABL कक्ष और क्या है। ABL कक्ष में और क्या होता है? मुख्य श्याम पट के अतिरिक्त तीनों दीवारों पर धरातल से लेकर 3 फीट तक ब्लैक रंग कराया जाता है। तो देखिए किस प्रकार होता है ABL कक्ष। एक बार, जैसे ये क्लासरूम है, यहाँ पर मान लीजिए श्याम पट लगा हुआ है। क्या है? इस दीवार पर श्याम पट लगा हुआ है। तो सामने की जो दीवार है ना, उससे 3 फीट ऊपर, 3 फीट ऊपर क्या होगा? मैथ होगी। क्या होगी? मैथ, जिसमें गिनती होगी। नीचे क्या होगा? ब्लैक कलर किया हुआ होगा। कौन सा कलर किया होगा? ब्लैक कलर किया मिलेगा आपको, नीचे की दीवार पर ब्लैक कलर मिलेगा। इसके बाद हम बात करें तो इसी प्रकार इसकी बाईं दीवार पर, कौन सी दीवार पर? ब्लैक बोर्ड की बाईं दीवार पर क्या मिलेगी आपको? इंग्लिश मिलेगी। और नीचे 3 फीट पर ब्लैक कलर किया हुआ मिलेगा दीवार पर। इसी प्रकार दाईं दीवार पर नीचे 3 फीट तक क्या मिलेगा आपको? ब्लैक कलर किया हुआ मिलेगा। और ऊपर क्या मिलेगी आपको? हिंदी मिलेगी। ये होता है कक्षा ABL कक्ष। क्या होता है? ABL कक्ष होता है, जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, यानी बालक क्या करते हैं, जो ब्लैक कलर है ना, वहाँ पर ऊपर जो हिंदी लिखी हुई है, मैथ लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है, वो देख देख कर अपने आप लिखता है। चौक के माध्यम से या किसी के माध्यम से नीचे ब्लैक बोर्ड दे दिया जाता है। यही एक्टिव बेस लर्निंग होती है, यानी ABL कक्ष होता है। इसके बाद हम बात करते हैं CCP में ABL कक्ष हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं CCE, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रारंभ कब हुआ? 5/5/10, यानी 5/5/2010 को। कब हुआ? 5/5/2010 को। आप ऐसे याद रखते हैं, 5 और 5 कितने होते हैं? 10। तो 5/5/10 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन है मतलब जोड़, मूल्यांकन मतलब जोड़, 5 + 5 = 10 हो गए। और ये कौन से स्तर से प्रारंभ हुई थी? स्तर था 2010 या 11, 2010-11 में ये प्रारंभ हुआ था। कौन? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखिए CCE को जयपुर अलवर के, राजस्थान के कौन से जिले से? जयपुर अलवर के 60 स्कूलों से शुरू किया गया था। कितने स्कूलों से? 60 स्कूलों से प्रारंभ किया गया था। और कब किया गया था? 5/5/2010। स्तर कौन सा था? 2010-11 स्तर था। कौन से जिले से? जयपुर अलवर से। और संपूर्ण राजस्थान में 2015-16 में इसे लागू कर दिया गया। संपूर्ण राजस्थान में कब किया गया प्यारे दोस्तों? 2015-16 में। क्या लागू किया गया? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी CCE
इसमें सतत का तात्पर्य वर्ष भर ली जाने वाली परीक्षाएं एवं व्यापक का अर्थ बालक के सभी क्षेत्रों एवं तरीकों से ली जाने वाली परीक्षा है। आपको पता चल चुका होगा सतत का अर्थ क्या है, व्यापक का अर्थ क्या है। तो इसके बाद देखिए यह एक स्कूल आधारित मूल्यांकन है। स्कूल आधारित मूल्यांकन होता है, यह गुणात्मक एवं दोहरी मूल्यांकन पद्धति है। यह क्या है, गुणात्मक एवं दोहरी मूल्यांकन पद्धति है। यह निदानात्मक उपचारात्मक दोनों परीक्षणों पर आधारित है। यह भयमुक्त परीक्षण है। और क्या इसमें पॉइंट, यह पिछली प्रगति से तुलना करती है, न कि अन्य बालक से। ये नहीं कि पड़ोस के बालक के इतने नंबर आए हैं तो हमारे विद्यार्थी के क्यों नहीं आए। ये क्या करता है, CCE कक्षा मान ले 5 में, कक्षा 5 में इसके 70% है, अगर कक्षा 6 में इसके 72% बन गए ना तो वो बालक है ना वो मेहनत कर रहा है। मतलब ये नहीं कि पड़ोस के बालक के 90% है और तो दूसरा बालक है ना उसके 82% है, लेकिन उससे पहली कक्षा में उसके 78% थे। तो इसकी तुलना ये नहीं कह सकते कि हम बालक नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए आगे, प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत फाइल यानी पोर्टफोलियो तैयार की जाती है। प्रत्येक बालक की क्या की जाती है, व्यक्तिगत फाइल यानी पोर्टफोलियो तैयार की जाती है। राज्य में CCE के तहत एक स्तर को 3 भागों में बांटा गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, एक स्तर में 3 भाग, कौन कौन से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में 45% वेटेज रखा जाता है, फिर सेकंड में 40% और लास्ट होता है ना जो वार्षिक होता है उसमें 15% वेटेज रखा गया है। प्रत्येक टर्म के अंत में एक योगात्मक आंकलन किया जाता है, यानी ये जो तीनों हो गई ना उसके बाद इनका योग किया जाता है और मूल्यांकन बालक को दे दिया जाता है कि आपने क्या किया क्या कुछ नहीं किया। ये 2 शब्द हैं, इसे समझ लीजिए। रचनात्मक आंकलन और योगात्मक आंकलन, क्या अंतर है इनमें। रचनात्मक आंकलन क्या होता है, सीखने के लिए आंकलन होता है। क्या होता है, सीखने के लिए आंकलन होता है। और योगात्मक आंकलन क्या होता है, सीखने का आंकलन होता है। ये शब्द ध्यान दीजिए, यहाँ पर के लिए आंकलन है और का आंकलन, ये ध्यान से देख लीजिए। फिर बात करते हैं हम आधार रेखा आंकलन। आधार रेखा आंकलन की बात करें तो यह स्तर के प्रारंभ में यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में शिक्षण के दौरान किया जाता है। किया गया आंकलन होता है जो कक्षा 2 से प्रारंभ होता है। कौन सी कक्षा से, कक्षा 2 से प्रारंभ होता है। क्या होता है, आधार रेखा आंकलन। और कब प्रारंभ किया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ किया जाता है। इस आंकलन के द्वारा कक्षा के बालकों को 2 समय बनाए जाते हैं। किस प्रकार आंकलन किया जाता है, देखिए प्यारे दोस्तों, आधार रेखा आंकलन, इसमें क्या होता है, 2 स्तर बनाए जाते हैं बालक के। ऐसे बालक जो कक्षा स्तर की दक्षता रखते हैं और जो कक्षा स्तर के न्यून दक्षता रखते हैं, ये 2 समूह बनाए जाते हैं। यानी एक तो जो कक्षा 2 की होते हैं ना बालक, वो कक्षा 2 में आने के काबिल होते हैं, यानी कक्षा 1 में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और कक्षा 2 में वे आने के काबिल है। एक वे होते हैं जिन्हें कक्षा 1 का ही मालूम नहीं होता, वो कक्षा 2 में कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए उन्हें 1 2 3 4 ये गिनती भी लिखनी नहीं आती है, तो वो कक्षा 2 में कैसे आ सकते हैं, यार न्यूनतम दक्षता वाले। ये 2 समूह होते हैं। बालक की शैक्षिक उपलब्धि निम्न प्रकार दर्ज की जाती है। किस प्रकार बालक के 2 समूह बनाए जाएंगे, ग्रेड A में वे बालक जो स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, यानी खुद बालक अपने आप सीख जाते हैं। कुछ तो होते हैं ना ऐसे, कुछ बालक ऐसे हैं जो शिक्षक की सहायता से सीखते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जिनके लिए विशेष सहायता वाले होने चाहिए, विशेष सहायता होनी चाहिए। जैसे कोई बालक आ जाता है विद्यालय में कि उन्हें कई बार समझाने पर भी समझ में नहीं आता है, तो CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सफलता के बाद SIQ कार्यक्रम चलाया जाता है, यानी चलाया गया। अब हम बात करते हैं SIQE का संचालन कौन करता है। तो कौन कौन करता है, तो देखिए RCSCE ये हमने पीछे पढ़ लिया है। क्या है इसकी फुल फॉर्म, ये भी हमने पढ़ी, क्या थी, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। इस नंबर 1, नंबर 2 RSCRT इसकी फुल फॉर्म भी हमने पढ़ी थी। नंबर 3 निदेशालय, नंबर 4 क्या है यूनिसेफ और नंबर 5 क्या है बौद्ध शिक्षा समिति। ये 5 है ना वो SIQ का संचालन करती है। तो RCSCE ये क्या करती है, कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने का कार्य करती है।
CERT क्या करती है, अकादमिक प्रशिक्षण तैयार करती है। निदेशालय क्या करता है, इसका मॉनिटरिंग करता है। यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति क्या करता है, इसकी तकनीकी समर्थन करता है। किसका, SIQE का। और ये कहाँ पर है, जयपुर में। कौन, बौद्ध शिक्षा समिति। इसके बाद हम समितियों की बात करें तो इसमें परियोजना परिचालन समिति होती है, एक राज्य कार्यकारी समूह समिति होती है, एक राज्य शैक्षिक समूह होता है, एक जिला कार्यकारी समूह होता है और एक क्या होता है, जिला शैक्षिक समूह होता है। इसमें प्रमुख ये समिति है। इसके बाद नंबर 2 कौन सा नवाचार है, दीक्षा। कौन सा, दीक्षा। दीक्षा में बोले तो फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी ज्ञान साझा करने के लिए ऑनलाइन मंच। ज्ञान साझा करने के लिए ऑनलाइन मंच। कब ये प्रारंभ हुआ था ये नवाचार, तो 5 सितंबर 2017 को। कब हुआ, 5 सितंबर 2017 को। उपराष्ट्रपति कौन थे इस समय, श्री वेंकैया नायडू। कौन थे, श्री वेंकैया नायडू। यह वेब पोर्टल एवं ऐप है, इसका संचालन कौन करता है, NCERT द्वारा किया जाता है। इस पर NCERT व SCERT का स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम होता है। देखिए, स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का और शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता है। किस पर, दीक्षा पर, जिसका प्रारंभ कब हुआ था, 5 सितंबर 2017 को प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखिए, यह डिजिटल राष्ट्रीय शिक्षक मंच यानी NTP के रूप में कार्य करता है। डिजिटल राष्ट्रीय शिक्षक मंच के रूप में भी कार्य करता है। इस पर 35+ भाषाओं में, कितनी प्लस भाषाएं, 35+ भाषाओं पर पाठ्यक्रम उपलब्ध है। और इस पर और क्या है, घोषणाएं, आदेश आदि भी उपलब्ध होते हैं कि शिक्षा में कौन सी घोषणा हुई है, कौन क्या उपलब्धि प्राप्त की, ये सभी है ना आदेश, ये इस पर उपलब्ध होते हैं। प्रश्नोत्तरी 35+ भाषाओं में सिलेबस उपलब्ध रहता है। किस पर, दीक्षा पर। यह शिक्षा सभी हितधारकों जैसे शिक्षक, छात्र, अभिभावक के लिए उपयोगी है। शिक्षा के बाद आता है दीक्षा राइज, यानी दीक्षा के बाद क्या होता है, दीक्षा राइज। दीक्षा तो कहाँ की थी, राष्ट्रीय की। अब आती है दीक्षा राइज, जो होती है राजस्थान में। दीक्षा का आपने फुल फॉर्म पढ़ लिया है, और राइज का मतलब राजस्थान इनफ्रेज फॉर स्कूल एजुकेशन। तो यह दीक्षा का संस्करण है। क्या है, दीक्षा का राजस्थान संस्करण है। क्या है, यह दीक्षा का राजस्थान संस्करण है। स्तर कौन सा था, यह प्रारंभ हुआ था 2018-19 में यह प्रारंभ हुआ था। और कौन सी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा, कक्षा 9 व 10 के लिए। कक्षा 9 व 10 के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध राजस्थान में कौन कराता है, दीक्षा राइज कराता है। कौन से स्तर से ये प्रारंभ हुआ था, 2018-19 से प्रारंभ हुआ था। आपने किताबों में देखा होगा क्यूआर कोड के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट को खोजा जा सकता है। दीक्षा के माध्यम से वर्तमान में निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और दीक्षा, इसका ध्येय वाक्य क्या था, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक। और देखिए यहाँ पर दीक्षा के माध्यम से वर्तमान में निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो निष्ठा क्या है प्यारे दोस्तों, ये देखिए निष्ठा क्या है, हम देखते हैं। निष्ठा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी प्रारंभ MHRD द्वारा 2019 में। हमने ये MHRD फुल फॉर्म देख लिया और इसकी स्थापना कब होती है, संपूर्ण हमने पहले देख लिया है। यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। क्या है, यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। तो देखिए यहाँ पर विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है, यानी शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स, देखिए स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, इस पर NCERT द्वारा प्रशिक्षण, इसके लिए 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण। अतः यह सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्य, सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्य कौन सा है, तो वो है निष्ठा। कौन सा है, निष्ठा। और राजस्थान में निष्ठा कब प्रारंभ हुआ था, 16 अक्टूबर 2020 को। 16 अक्टूबर 2020 को निष्ठा 1.0, ये 4 पॉइंट आ चुके हैं। निष्ठा 1.0
जिसमें प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर आता है निष्ठा 2.0 जिसमें विद्यालय प्रमुख को भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा। फिर आता है निष्ठा 3.0 यानी FLN और निष्ठा 4.0 ECCE यानी 3 से 9 वर्ष के बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण किसके माध्यम से होता है? निष्ठा 3.0 और निष्ठा 4.0। और निष्ठा 1.0 में क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण करवाया जाता है, किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। और निष्ठा 2.0 में विद्यालय प्रमुख को प्रशिक्षण दिया जाता है। और राजस्थान में निष्ठा कब लागू होता है? 16 अक्टूबर 2020 को लागू होता है। इसके बाद स्माइल यानी 13 स्माइल, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट यानी सोशल मीडिया के माध्यम से अधिगम सक्रियता बनाए रखना। और स्माइल कब प्रारंभ हुआ था? स्माइल यानी 13 स्माइल, 13 मतलब 13 अप्रैल 2020 को। यहाँ पर स्माइल में लास्ट में लय आ रहा है और अप्रैल में लास्ट में लय आ रहा है, तो 13 अप्रैल 2020 को ये प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? लॉकडाउन के दौरान है ना, सोशल मीडिया को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक पठन सामग्री पहुंचाना। किसके माध्यम से? व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पठन सामग्री उपलब्ध करवाना। कब? लॉकडाउन के दौरान। यह राजस्थान सरकार का नवाचार है। इसमें RSCRT पाठ्यक्रम के वीडियो तैयार करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बालकों तक पहुंचाए गए। यानी सिलेबस का जो वीडियो है ना, कि कौन सा, मान लीजिए कोई भी टॉपिक ले लिया जो सिलेबस में, उसे ऑनलाइन रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता था, जिससे बालक से पढ़ सकते थे। ये था क्या? स्माइल। ध्येय वाक्य क्या है इसका? रोज सवेरे 9 बजे हर स्कूल की घंटी बजे। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। इसमें शिक्षक स्वयं निर्मित वीडियो भेज सकते हैं, यानी शिक्षक खुद की वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और इसके बाद आता है स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0। स्माइल 2.0 का प्रारंभ कब होता है? इसका प्रारंभ होता है 2/9/2020 यानी 2 नवंबर 2020। पहले क्या थी? 13 स्माइल थी, अब क्या है? दोनों की स्माइल है। क्या है? दोनों, यानी 2 नवंबर 2020 को। इसकी विशेषताएं क्या है? कक्षा वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया। पहले क्या था? विद्यालय में एक व्हाट्सएप ग्रुप था। होमवर्क की सुविधा दे दी गई। टीचर कॉलिंग यानी टीचर विद्यार्थियों को फ़ोन करके पूछेगा कि कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कक्षा 9 से 12 के बालक, कक्षा 9 से 12 तक के बालक स्कूल में अपने माता पिता यानी अभिभावक की सहमति से स्कूल आ सकते थे। किसमें? स्माइल 2.0 में। और सामग्री क्या उपलब्ध करवाई जाती है? कब करवाई जाती? कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए सोमवार को सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी। और कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को सोमवार और बुधवार को सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, यानी पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता। किसके माध्यम? व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और स्माइल 3.0 21/21 क्या है? कब प्रारंभ हुआ? 21/21। कब? 21/21। और विशेषता क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप में अब क्विज आने लगी, यानी प्रश्न देने लगे थे। पहले क्या था? स्कूल वाइज व्हाट्सएप ग्रुप था, फिर 2.0 में कक्षा वाइज, और अब क्या आ गया? व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज। और 15 दिन में एक बार कार्यों को साला दर्पण पर अपडेट करना, यानी शिक्षक के द्वारा क्या कार्य करवाया गया है 15 दिन में वो साला दर्पण पर अपलोड करना होता था। देखिए प्यारे दोस्तों, आज हमने स्माइल पढ़ ली है, निष्ठा पढ़ ली है, दीक्षा राइज पढ़ ली है, दीक्षा पढ़ ली है, SIQE पढ़ ली है, ABL कक्ष के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर इसी प्रकार कल शिक्षण अधिगम के नवाचार, जिसमें शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल, कक्षा कार्यक्रम, नो बैग डे, कल हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। इसी प्रकार हम 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो भी निःशुल्क हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे विज्ञान, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।